हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में लगाई देश में लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, साथ ही बताएंगे जहां पर इमरान खान ने भारतीय गेहूं अफगानिस्तान पहुंचने से रोक दिया है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, बताएंगे आखिर हामी भरने के बाद आखिर क्यों मना किया गया है। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है, कभी भी हमला कर सकता है खालिस्तानी आतंकी। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दोस्तों साथ ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बताएंगे आखिर केस कितने गुने के स्पीड से दोस्तों भारत में बढ़ रही है और टेंशन भी बढ़ा रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही 2 करोड़ से अधिक किसानों को नए साल के तोहफे के लिए करना होगा इंतजार। जी हाँ, और ई श्रम पोर्टल पर कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन और क्या है ई श्रमिक कार्ड के बड़े फायदे, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और कुछ ही समय में अपना भारत डेवलप कंट्री कहलाएगा दोस्तों। तो फटाफट इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में लगाई देश में लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, बीते साल जहां देश ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के मोर्चे पर लंबी छलांग लगाई, जिससे सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ी है दोस्तों। तो वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के एकीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। हालांकि इसके सूत्रधार और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में मृत्यु से सशस्त्र बलों को अत्यधिक गहरा आघात पहुंचा है, और ऐसे में दोस्तों रक्षा उत्पादों और हथियारों के बड़े आयातक की छवि को पीछे छोड़कर अपने भारत देश ने इस वर्ष रक्षा उत्पादों के विनिर्माण का हब बनने के लिए हर संभव प्रयासों का सूत्रपात करते हुए रक्षा निर्यात को बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और अनेक मुकाम हासिल किए हैं। आपको बता दें, विमान वाहक पोत से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, मिसाइल, असॉल्ट राइफल, तोप, रॉकेट, अत्याधुनिक रडार प्रणाली, हवाई पट्टी रोधी हथियार और अनेक महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस, अमेरिका और फ्रांस तथा अनेक सहयोगी देशों से 2 टूक शब्दों में कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार और प्लेटफॉर्म अब हमारी सरजमी पर ही बनाए जाएंगे। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आयात में निरंतर कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ते हुए हजारों रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस वर्ष इन उत्पादों की 2 सूची जारी की है। यानी कि दोस्तों भारत अपना आत्मनिर्भर होने के लिए बस कुछ ही कदम दूर है दोस्तों, वो भी किसी और क्षेत्र में नहीं बल्कि सबसे जरूरी यानी कि रक्षा क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहाँ भारत में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक T-14 अरमाटा। जी हाँ, रूस का बड़ा ऑफर। जी हाँ, बता दें भारत को पिछले कई दशकों से अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने वाला रूस अब दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक T-14 अरमाटा की तकनीकी का ऑफर भारत को दिया है। रूस ने यह बड़ा ऑफर इसलिए दिया है ताकि इसके आधार पर दोनों देश नए आर्म्ड व्हीकल का विकास कर सके। दोनों देशों के बीच भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण बनाने पर बातचीत हो रही, और इस बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, यानी ये टैंक कहीं और नहीं भारत में ही बनेगा दोस्तों, और आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कमेंट में आप लोग अगर खुश है तो आत्मनिर्भर भारत हमारा कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहाँ पर इमरान खान ने भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान पहुंचने से रोक दिया है। दोस्तों इमरान खान सरकार अफगानिस्तान में भारतीय गेहूं के शिपमेंट को पाकिस्तान के क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से फिर एक बार इनकार कर रही है दोस्तों, वो भी ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की लगभग आधी आबादी भूख से मर रही है। दोस्तों इमरान खान सरकार भारतीय गेहूं और दवाओं को अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर टाल मटोल कर रही है, जबकि खान खुद
दुनिया से अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कहते रहते हैं। जी हाँ, एक अफगान समाचार एजेंसी खामा प्रेस के अनुसार पिछले हफ्ते इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान तालिबान शासन के विदेश मंत्री ने इमरान खान से 50,000 टन भारतीय गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के शिपमेंट को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के लिए कहा था। खान से वादा मिलने के बाद तालिबान अधिकारियों ने ट्रकों की व्यवस्था की जो भारत पाकिस्तान सीमा पर वाघा से काबुल तक गेहूं ले जाएंगे, लेकिन प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इमरान खान बीच में हाँ कह करके दोस्तों फिर प्रोजेक्ट यानी कि इस शिपमेंट पर ताला लगाने की बात कह देता है दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे बड़ा कारण और बड़ी चाल पाकिस्तान की हो सकती है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मुंबई से बड़ी खबर दोस्तों, मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कभी भी खालिस्तानी आतंकी हमला कर सकते हैं। जी हाँ, इसी को देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मुंबई में बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संकट के बीच एक बार फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर आतंकवादियों के साए में है दोस्तों। इसे देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया है कि सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आज सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां और साप्ताहिक छुट्टियां रद्द कर दी गई है और मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त केसर खालिद ने कहा है कि मुंबई में अलर्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्टेशन दादर, बांद्रा, चर्च गेट, CSC, CSMT, कुर्ला और अन्य स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही आज 3000 से अधिक रेलवे अधिकारी तैनात किए जाएंगे। क्या हो सकता है दोस्तों इसके पीछे खालिस्तानियों की बड़ी चाल? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। कहा अफगान आतंकवादियों के रडार पर है CPEC के प्रोजेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने बताया है कि अफगानिस्तान के आतंकी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी विभाग यानी CTD ने बताया है कि अफगानिस्तान से संचालित होने वाले 90% आतंकी ग्रुप पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन की बड़ी हिमाकत, बड़ी हरकत सामने आई है दोस्तों। जहां अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के चीनी भाषा में नाम रखे गए हैं। इसमें आवासीय जगह, पहाड़ियां और नदियां भी शामिल है। सब में बड़ी बात, भारत के अंदर आने वाले जगहों के नाम को भी चाइना ने अपने नाम से बदला है दोस्तों। बताएंगे बड़ी खबर आपको। दरअसल चीन ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के लिए चीनी अक्षरों और तिब्बती व रोमन वर्णमाला के आधार पर रखने का ऐलान किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है और इस पर अपना दावा जताता है दोस्तों। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की है कि उसने जगनान यानी जो चीन में अरुणाचल प्रदेश का नाम है दोस्तों, उसमें 15 स्थानों के नामों का चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला में मानकीकरण किया है। लद्दाख में विवाद के बीच चीन के इस कदम से तनाव में बढ़ोतरी होने की भारी आशंका बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ में चाइना के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भविष्य में और भी ज्यादा स्थानों के नाम बदले जाएंगे। यानी दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में जो जगह भी आती है दोस्तों, कुछ के नाम चाइना ने बदले हैं। यानी कि भारत के अंदर आने वाले भी जगहों जो कि विवादित जगह है दोस्तों, जहाँ पर चाइना अपना स्थान बताता है और भारत अपना बताता है दोस्तों, ऐसे जगहों के नाम बदले गए हैं चाइना के द्वारा। कहीं ना कहीं बड़ी हिमाकत और युद्ध बढ़ाने का काम चाइना की तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं हमारी भारतीय सेना इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगी और जल्द देगी, तो भारत माता की जय कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन भारत सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए चाइना के खिलाफ जो इस प्रकार के हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका पर जमकर भड़की शेख हसीना, दिखाया आईना। बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोकतंत्र और मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने के लिए अमेरिका को बड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। साथ ही उन्होंने अपने पिता शेख मुजीब उर रहमान के संदिग्ध हत्यारे को शरण देने के लिए भी अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीब उर रहमान की हत्या में एक प्रमुख संदिग्ध को शरण देने वाले अमेरिका को न्याय
अधिकारों और लोकतंत्र की बात करते हुए सुनकर आश्चर्य होता है। अगली खबर की बात करें जहां तालिबान को सपोर्ट करके चीन ने कर दी बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, अब हो रहा है उसको ये एहसास। बता दें, तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहे चीन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। हाल ही में चीन ने एक सीनियर मंत्री ने अफगानिस्तान के जटिल हालात पर अपनी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अल अरबिया की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसा लगता है कि चीन को अफगानिस्तान में तालिबान को गले लगाने की अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो चीन सबसे पहले तालिबान तक पहुंचने वाले देशों में से था। दोस्तों, अब 4 महीने बीत जाने के बाद चीन तालिबान से भरोसा खो रहा है। तालिबान एक बार फिर अपना क्रूर चेहरा दिखा रहा है दोस्तों, और महिलाओं और अल्पसंख्यकों का दमन कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना को अब एहसास हो रहा है कि उसने सच में तालिबानियों का सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि चाइना को उससे अब कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जिससे चाइना को लाभ नहीं मिलता उससे उसकी दोस्ती 2 सेकंड में खत्म हो जाती है। अगली खबर की बात करें जहाँ इतिहास में पहली बार कश्मीर में 100 से भी कम बचे हुए हैं लोकल आतंकी। जी हाँ दोस्तों, घाटी में खात्मे की ओर आतंकवाद। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार स्थानीय आतंकियों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की खबर है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब घाटी में स्थानीय आतंकवादियों का आंकड़ा 100 से भी कम है दोस्तों, और विदेशी आतंकी भी घटे हैं। और ये जानकारी कश्मीर से आईजीपी विजय कुमार ने दी है। दोस्तों, गुरुवार को उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल पहली बार 200 के आंकड़े को तोड़ने में कामयाब रहे। अगर आप भी मानते हैं मोदी जी हैं तभी ये चीज संभव है, क्योंकि उनके ही सरकार में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को प्रोत्साहित किया गया है और उन्होंने सभी आतंकियों का खात्मा करके 100 से नीचे आंकड़े पहुंचा दिए हैं दोस्तों। अब खुद लोकल आतंकी 100 से कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी को? जरूर थैंक यू कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां राफेल से डरता दिख रहा है पाकिस्तान, चीन से खरीद रहा है J-10C लड़ाकू विमान। बता दें, भारत द्वारा राफेल विमान की खरीद से पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। भारतीय राफेल के जवाब में पाकिस्तान ने चीन से 25 मल्टी रोल J-10C लड़ाकू जेट विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदा है। ये जानकारी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने दी है। दोस्तों, बात कर अगली खबर की जहां संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार UNSC में बैठक की अध्यक्षता की है। ये बात भारत के लिए बड़े ही गर्व की है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब तक भारत की मौजूदगी का मुख्य आकर्षण अगस्त में अध्यक्षता करने की रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार UNSC की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और ये भारत और भारतीयों के लिए गर्व की और सम्मान की बात है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर चीन को यानी चीन की चेतावनी पर एलन मस्क की जवाब, स्पेस में ट्रैफिक जाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जी हाँ, धरती के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क ने अपने स्टार लिंक इंटरनेट सैटेलाइट के अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा जगह घेरने को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि धरती की निचली कक्षा में अरबों की संख्या में सैटेलाइट को स्थापित किया जा सकता है। इससे पहले यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चीन ने एलन मस्क के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर निशाना साधा था। पिछले दिनों मस्क का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में चीनी स्पेस स्टेशन से टकराने से बाल बाल बचा था और ऐसे में चाइना ने इसके लिए दोस्तों अमेरिका को धमकी भी दी थी, जिसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि स्पेस में ट्रैफिक जाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं सही जवाब दिया एलन मस्क ने तो आप भी कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का बड़ा बयान, कहा कभी भी निरस्त किया जा सकता है AFSPA। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA की अवधि को गुरुवार को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र ने नागालैंड की स्थिति को अशांत और खतरनाक बताया है। केंद्र के इस फैसले पर लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है दोस्तों, लेकिन इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड ने संगमा ने भरोसा जताया है कि सही परिस्थितियों के साथ
साथ AFSPA को अभी भी और कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें जहां पर कनाडा से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 3 भारतीय मूल के लोगों को मिला प्रसिद्ध अवार्ड, ऑर्डर ऑफ कनाडा नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने और भारत कनाडा के बीच द्विपक्षीय रिश्ते बढ़ाने के लिए ऑर्डर ऑफ कनाडा के से सम्मानित किया गया। ऐसे में दोस्तों आप भी उनको ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर दिल्ली में कोरोना के 1313 मामले। जी हां, महाराष्ट्र में 5368 केस। ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई है दोस्तों, बढ़ने लगी है इसके बाद बड़ी टेंशन। दरअसल देश में कोरोना से हालात दोबारा बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ गई है दोस्तों। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत भी दर्ज की गई है। जिस रफ्तार से केस बढ़ने शुरू हुए वो तीसरी लहर की आहट दे रहा है। इसके बारे में पहले ही एक्सपर्ट्स भविष्यवाणी कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, राजधानी में गुरुवार को कोविड-19 के 1313 नए मामले सामने आए। ये 26 मई के बाद से सबसे ज्यादा मामला है दोस्तों। और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.73% हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के 5368 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक्टिव केस 18,217 पर पहुंच गई है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों बहुत बुरी स्थिति होती नजर आ रही है कोरोना की इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से। जी हाँ, साथ ही चीन में कोरोना लॉकडाउन से बुरा हाल के बीच 8 दिन से लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है दोस्तों। कोरोना वायरस के नए लहर से चीन का बुरा हाल होता नजर आ रहा है। उत्तरी पश्चिमी चीनी शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। 13 करोड़ आबादी वाले शहर में कई लोग कई दिनों से भूखे हैं। जी हाँ, साथ ही बताते जहां यूके से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों पर बैन लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूके से कोलकाता हवाई अड्डे के लिए आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 3 जनवरी से यूके से कोलकाता आने वाले सभी उड़ानों पर बैन रहेगा। अगली खबर की बात करें जहां दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा है कोरोना का इफेक्ट। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री ही कर सकेंगे सफर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे और पर कोच यानी हर कोच में मात्र 25 लोग ही सफर करेंगे। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें ओमिक्रॉन का फेफड़ों पर कितना असर पड़ता है दोस्तों, कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन यानी कोरोना का ये वेरिएंट फेफड़ों के लिए। साथ ही सांस की कितनी दिक्कत हो पाती है, इससे एक्सपर्ट्स ने क्या क्या जवाब दिए इसको लेकर आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये खबर भी लेकर आए दोस्तों। आपको बता दें कि मेदांता के एक अस्पताल में पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार ने AIR के साथ बातचीत में कहा है कि अभी तक ये देखने में आया है कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत हल्की बीमारियां हो रही हैं। इनकी वजह से फेफड़ों में पैचेज भले हो रहे हो लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि ये शुरुआती डेटा है और हमें ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि भारी संख्या में केसेज आने पर ही क्या ये हल्की बीमारी ही रहने वाली है या फिर भयंकर रूप लेंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों के पास भी अभी पूरा डेटा इसको लेकर इकट्ठा नहीं हो पाया है क्योंकि अभी शुरुआती मंजर है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ने कहा है कि केस बढ़ने पर क्या होगा ये हम तभी बता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं अभी ज्यादा अफेक्ट ये नहीं कर रहा है अभी के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी ही है दोस्तों। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इससे बच कर रहें और मास्क पहनकर ही कहीं निकले, जरूरी हो तभी बाहर जाएं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर अब डोमेस्टिक खबर की बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी दल तैयार, तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान किया है। बता दें उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंदा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को खत्म हो रहा है। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, सभी जिलों के जिलाधिकारी और SP से मुलाकात की है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों संग चर्चाएं भी की है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर ली गई है और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए चर्चाएं हुई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें जहां शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की। कहा पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली। जी हाँ दोस्तों, पूर्व की UPA सरकार
कार्यकाल में कृषि मंत्री रहे 81 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। बुधवार को एक कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुखिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष भी है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामकाज की शैली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एक बार जब वो कोई कार्य करते हैं तो वो इसे पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। पवार ने कहा कि मोदी जी बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वो किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वो कार्य अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वो शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में भी नहीं थी। यानी कि दोस्तों ऐसी बातें कह करके उन्होंने जता दिया है कि मोदी जी पिछले प्रधानमंत्रियों से वाकई बहुत अच्छे हैं, ऐसा शरद पवार जी का कहना है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं मोदी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक? हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर हम आपको कहें कि पहले के प्रधानमंत्री और अब के यानी मोदी जी तक में सबसे बेस्ट आपको कौन कौन से प्रधानमंत्री लगे हैं दोस्तों, तो आप उनका नाम लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट में। देखते हैं क्या राय रखती है हमारी भारत की जनता। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर अलीगढ़ में अमित शाह ने साधा डायरेक्ट एसपी और बीएसपी पर निशाना। कहा हाथी और साइकिल ने बोरों में खाली नोट भरने के अलावा कुछ और नहीं किया है। जी हाँ, साथ ही अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को दिया 17,500 करोड़ रुपए की सौगात। कहा ये दशक उत्तराखंड के नाम। जी हाँ, साथ ही अगली खबर की बात करें जहां न्यू ईयर से पहले छुट्टी पर विदेश निकल गए राहुल गांधी। कांग्रेस ने दिया इसको लेकर भी जवाब और बीजेपी ने भी घेरने की है कोशिश। आपको बता दें कि चुनाव सर पर है दोस्तों कांग्रेस के, लेकिन राहुल बाबा न्यू ईयर से पहले घूमने निकल गए हैं दोस्तों। और बताया ये जा रहा है कि जनवरी में इनकी रैली भी है और बहुत बड़ा आयोजन भी होने वाला है दोस्तों। लेकिन वहीं राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं दोस्तों। बीजेपी राहुल के विदेश जाने को लेकर निशाना साध रही है, जिसके बाद कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कहीं और नहीं बल्कि राहुल गांधी इटली गए हैं दोस्तों। और ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक वापस आते हैं और क्या उनका इटली जाने में चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों। हाँ या ना में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या लगता है आपको इटली क्यों गए होंगे दोस्तों? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर 2 करोड़ से अधिक किसानों को नए साल के तोहफे के लिए करना होगा इंतजार। बता दें ये साल अब बस 2 दिन का ही बचा हुआ है। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है। आने वाला साल भारत के करोड़ों किसानों के लिए शानदार तरीके से शुरू होने वाला है। नए साल के पहले मोदी सरकार किसानों की झोली भरने वाली और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा डालने वाली है। हालांकि 2 करोड़ से अधिक किसानों को ये तोहफा मिलने में देरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुधवार को यानी उनके ऑफिस ने बुधवार को बताया है कि नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पैसे ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। अभी पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या 12 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में 2 करोड़ से अधिक किसानों को 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को नहीं मिल पाएगा और ऐसे किसानों को सरकार की ओर से पैसा मिलने में कुछ टाइम लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों किन किसानों के लिस्ट से हट गया है नाम, और आप कंफर्म देख सकते हैं दोस्तों कि किन किसानों को जनवरी में ही मिल जाएगा पैसा और किन के हाथ रहेंगे खाली। कैसे चेक कर पाएंगे दोस्तों लिस्ट? ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों ई श्रम पोर्टल को लेकर बड़ी खबर आ रही है जहां कौन करा सकता है इसमें रजिस्ट्रेशन और क्या है ई श्रमिक कार्ड के बड़े फायदे आपको बता दे दोस्तों। ई श्रम पोर्टल पर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे सरकार को उन्हें अलग अलग सामाजिक सुरक्षा और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने में मदद मिल सके। आपको बता दें इसी से जुड़ी उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा श्रमिकों को 500 रुपए प्रति महीना देने की घोषणा के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बाढ़ आ गई है। एक ही दिन में यानी 28 दिसंबर को 3,24,06,069 लोगों ने ई श्रमिक कार्ड हासिल किए हैं दोस्तों। ऐसे में कौन बनवा सकता है ई श्रमिक कार्ड? श्रमिकों को कितने लाभ मिलते हैं दोस्तों? क्या क्या लाभ मिलता है केंद्र की सरकार की तरफ से और कितने क्या लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। और कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। और कितने भाई बहनों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है और किन्होंने करा लिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर
खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, धन्यवाद।